हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 31 दिसंबर का डिस्कशन हम लोग करेंगे और साथ ही साथ ये साल का आखिरी दिन है। कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2022, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लान लेके चलना आपने और साथ ही साथ अपना रेजोल्यूशन जो है वो क्या रेजोल्यूशन लिया आपने, ठीक है, न्यू ईयर के लिए, तो उसको भी आपने सही तरीके से फॉलो करना है। साथ ही साथ आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है संकल्प स्मारक की। संकल्प स्मारक यानी कि ये किसके नाम पे बनाया गया है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे बनाया गया है संकल्प स्मारक। और कहाँ पे बनाया गया है ये? अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो रिसेंटली ही संकल्प स्मारक जो है ये डेडिकेट किया गया है नेशन को। एग्जैक्टली 78 ईयर्स हो गए। किसको किसको हुए 78 ईयर्स? क्योंकि 29 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कहाँ पे आए थे? इंडिया आए थे, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आए थे। क्लियर? तो उसी के ही उपलक्ष्य पे 78 ईयर्स जिसको हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, तो इसलिए संकल्प स्मारक जो है यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर? तो ये प्रिजर्व किया जाएगा। इसके चलते हमारी जो हिस्ट्री रही है, पास्ट रहा है, उसको कैसे संजो के रखना है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन जो है, इसको पढ़ सके, इसको जान सके कि आखिर हुआ क्या गया था हमारे पास्ट में। ओके, ट्रिब्यूट दी गई है स्पेशली सोल्जर्स जो थे इंडियन नेशनल आर्मी के, जो शहीद हुए, ठीक है, उनके द्वारा सेक्रीफाइसेस दिए गए अपनी लाइफ के, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ के बारे में भी कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। और उनके द्वारा बोला भी गया था निष्ठा से काम करना है, कर्तव्य होना चाहिए, बलिदान देना है, कमिटमेंट, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो कंटिन्यू ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिली, स्पेशली अभी भी देखने को मिलती है। जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी कमिटमेंट, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं आज के टाइम में भी, ठीक है। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस क्या है इसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे 16 जनवरी 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश की निगरानी से बच के निकले थे 29 दिसंबर 1943 को, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर लगभग 3 वर्षों के बाद भारतीय धरती पर वापस चले गए, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1943 में क्या किया गया? इनके द्वारा नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। तो नेताजी के द्वारा विजिट किया गया आइलैंड पे हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद नोन एज आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर थे ये इंडियन नेशनल आर्मी के। हिस्टोरिक विजिट इनके द्वारा की गई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, फर्स्ट लिबरेट टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1896। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। उस डे का नाम आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बार डिस्कस भी किया और एग्जाम में पूछा भी गया था। क्लियर? जो इनकी डेथ जो हुई थी 18 अगस्त 1945 में हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर में से एक थे ये। 1942 में नेताजी का टाइटल दिया गया। कहाँ पे? जर्मनी में। किसके द्वारा? इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, जो आज़ाद हिंद फौज के थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके द्वारा फेमस स्लोगन यानी कि एक नारा लगाया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और साथ ही साथ जय हिंद, यानी कि गिव मी अ ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ओके, और साथ ही साथ ये फर्स्ट मैन थे, ठीक है, तो जिनके द्वारा बोला गया महात्मा गांधी जी को एज अ फादर ऑफ नेशन। क्लियर? कब? कहाँ पे? जब सिंगापुर में ये इंडियन नेशनल आर्मी को क्या कर रहे थे? एड्रेस कर रहे थे। ओके, तो आपने मूवी देखी होगी फॉरगेटन आर्मी, तो इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, ठीक है, उसी की बेस पे है। तो ये ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ आएंगी। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी जो है नेताजी के द्वारा बनाई गई थी जब जापानीज़ कंट्रोल हो गया था सिंगापुर में फ्रॉम जर्मनी से 1943 में। और साथ ही साथ फेमस जो इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था, दिल्ली चलो। ओके, तो अनाउंस किया गया था फॉर्मेशन आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का, इंडियन नेशनल आर्मी का, कब? 21 अक्टूबर 1943 में। तो इंडियन नेशनल जो आर्मी है तो फर्स्ट फॉर्म की गई, किसके अंडर की गई? मोहन सिंह के अंडर। और जापानीज़ जो मेजर थे इवाची फौजीवारा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कंप्राइज किया गया था इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को, यानी कि जो
इंडियन आर्मी के जो प्रिजन थे, ठीक है, तो प्रिजन ऑफ वॉर में जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उनको कैप्चर किया गया था जापान के द्वारा। कहाँ पे? मलयान वाला रीजन जो आज के टाइम में मलेशिया में है, ठीक है, और सिंगापुर में ये सारी घटना हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करें तो बोथ इंडियन जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे ऑफ सिंगापुर के और इंडियन सिविलियंस थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ताकि यानी कि उनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया गया था और टोटल 50,000 लोगों ने ये ज्वाइन किया और साथ ही साथ इसमें वुमेन्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यानी कि फोर्सेस जो हैं, अलाइड फोर्सेस जो हैं उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई 1944 में बॉर्डर ऑफ इंडिया, स्पेशली इम्फॉल वाला एरिया और बुरमा वाला एरिया, ठीक है, बुरमा यानी कि म्यांमार वाला एरिया और इम्फॉल यानी कि मणिपुर और म्यांमार वाले बॉर्डर पे ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिली थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार वाला एरिया जिसको बुरमा बोलते हैं, तो मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पे ये सारी सिचुएशन देखने को मिली थी। और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार जहाँ पे ये जो है इस्टेब्लिश किया गया है स्मारक है, ठीक है, संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। कंजर्वेशन यानी कि इसको कंजर्व करना, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि हाल ही में ही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा खुलासा किया गया है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है, उसका जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, उसमें रेत जो है सुरक्षित रूप से हटाने की वहाँ पे बात की जा रही है। प्रारंभिक जो रोड मैप पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सैंड जो है ये फिल की गई थी सेंचुरी अगो, किसके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। तो इन जगमोहन असेंबली हॉल में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और सन टेम्पल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द टेम्पल। ओके, अगर बात करें अबाउट कोणार्क टेम्पल की बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये ईस्टर्न उड़ीसा नियर पुरी सिटी में ये लोकेटेड है। बिल्ड किया गया ये 13th सेंचुरी में, किसके द्वारा? किंग नरसिम्हा देवा के द्वारा। कब? 1238 AD टू 1264 तक, ठीक है। रिफाइनमेंट एंड कंसेप्शन रिप्रेजेंट, अगर देखिए स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी काफ़ी देखने को मिली ईस्टर्न गंगा एम्पायर की, साथ ही साथ हिस्टोरिक जो इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ अगर बात करें तो ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी जो है उसको रुधि गंगास और प्रच्या गंगास भी बोला जाता है। लार्ज इंडियन रॉयल डायनेसिटी के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया था इस एरिया में, स्पेशली मेडिवल एरा में, फ्रॉम कलिंगा फ्रॉम एज अर्ली एज 5th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी में यहाँ पे जो है रूल देखने को मिला। अगर बिगिनिंग की बात करें, स्टार्टिंग में जो है ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी जो है, ठीक है, अबाउट व्हेन दी इंद्रवती फर्स्ट डिफीटेड बाय विष्णु उकुंद किंग। टेम्पल जो है ये डिज़ाइन किया गया शेप ऑफ कोलोसोल चैरोट की शेप में है ये, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चैरोट की शेप में यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो ये डेडिकेटेड कौन से गॉड को है? ये सन गॉड को है, ठीक है, यानी कि सूर्य देव को ये डेडिकेटेड है। कोणार्क टेम्पल जो है ये वाइडली देखिए आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे काम किया गया है, ना कि आर्किटेक्चर पे बट इसके जो स्क्रप्चरल वर्क है, यानी कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसके ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इसको साइट का दर्जा दिया गया 1984 में। 2 रोज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, 12 व्हील्स हैं, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल में। और ये व्हील्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स इन अ डे और 12 मंथ्स। ओके, 7 हॉर्सेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सिम्बलाइज हैं 7 डेज़ को लेके, ठीक है, वीक में जो 7 डेज़ रहते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जो 7 हॉर्सेस हैं। अगर सेलर्स की बात करें सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। वाइट पगोड़ा के नाम से कौन से टेम्पल को जाना जाता है ये आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स जो हैं उड़ीसा में सिचुएटेड वो है जगन्नाथ टेम्पल है, तारा तारिणी टेम्पल है, उदयगिरी खंडागिरी केव्स हैं, लिंगराज टेम्पल। तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर डाउट होगा इससे रिलेटेड तो बताइएगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इजिप्ट कंट्री के द्वारा क्या किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है। तो 4th न्यू मेंबर बना है ये, ठीक है। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री की तरह ज्वाइन किया गया? ब्राज़ील, रशिया जो है, सॉरी, बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे, ठीक है। तो पहले जो थे बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे जो हैं, तो इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब जो है 4th कंट्री जो है इजिप्ट बनी है। तो अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो मल्टीलेटरल बैंक है, इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर रही ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडिंग मेंबर हमारी इंडिया भी रही है, ठीक है।
तो ये बैंक जो है ये क्या काम करता है, फाइनेंस स्टेबिलिटी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज आपको टोटल देखने को मिलती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब स्टार्ट की गई ये ब्रिक्स जो मेंबरशिप है, 2014 में की गई। क्लियर, फोर्स में आई 2015 में ट्रीटी के द्वारा। ठीक है, एक ट्रीटी साइन की गई। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, शंघाई चाइना में है। क्लियर, मेंबरशिप अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में नहीं है। ओके, तो ये याद रखिएगा। इजिप्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स और उरुग्वे। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये पार्ट है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है। आज के टाइम में इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोजो। ठीक है, तो ये इसके प्रेसिडेंट है किसके, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2021। अभी ये घोषित किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं 2021 के अवार्ड्स जो हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड्स और साथ ही साथ युवा पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड देखें तो इसको जो इसमें प्राइस जो दिया जाता है विनर्स को, एक कॉपर प्लेट रहती है, शॉल रहता है, अमाउंट रहता है 1 लाख का। ठीक है, मेन साहित्य अकेडमी प्राइज़ के लिए। क्लियर, प्राइज़ विनर के लिए। और साथ ही साथ अगर देखें कॉपर प्लेट अमाउंट 50,000 ईच युवा पुरस्कार के लिए और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 की अगर बात करें तो 20 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया गया। विनर जो रहे गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू लैंग्वेजेस में अनाउंस किया गया। ठीक है, यानी कि सॉरी, ये जो है विनर्स जो गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू लैंग्वेज में जो विनर्स रहे हैं वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो है 20 इंडियन लैंग्वेजेस में अनाउंस किए गए हैं। 7 बुक्स ऑफ पोइट्री, 2 नॉवेल्स, 5 बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 प्लेस, 1 बुक ऑफ ईच बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रिटिसिज्म एंड एपिक पोइट्री तो वॉन किया गया, यानी कि इनके द्वारा जीता गया साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो अगर बात करें ऑथर नमिता गोखले, तो इनके द्वारा जो अवार्ड जीता गया है ये इंग्लिश लैंग्वेज में जीता गया। इनकी नॉवल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये इनकी पिक्चर है जिनका नाम है नमिता गोखले, तो इनके द्वारा जीता गया है अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नमिता गोखले। असामी लैंग्वेज में अनुराधा शर्मा पुजारी हैं, भारतीय बासु बंगाली लैंग्वेज में है, मोदे घाई बोडो लैंग्वेज में है, राज राही डोगरी लैंग्वेज में। सारी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रटना नहीं है, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 की बात करें तो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस रखी गई हैं 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनल 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो अमेंडमेंट करके क्या किया गया, 22 लैंग्वेज आज के टाइम में है। तो अमेंडमेंट्स याद रखिएगा आप लोग, कई बार पढ़ाया भी है तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, कई बार रिवाइज भी करवाया मैंने। ठीक है, तो तमिल जो है डिक्लेयर किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इस साल राजस्थानी लैंग्वेज में कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। ऑथर जो है मेघना मजूमदार, तो इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है। इनकी जो बुक थी अ बर्निंग पब्लिश 2020 में आई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे विनर्स के नाम है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का जो है 22 लैंग्वेजेस में दिया गया है। नो बाल साहित्य पुरस्कार, यानी कि गुजराती और पंजाबी लैंग्वेज में इस साल बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। अनीता वच राजनी, तो इनको दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का। इनकी बायोग्राफी याद रखिएगा। अमृता शेरगिल, रेबल विद अ पेंट ब्रश। ठीक है, हिंदी राइटर देवेंद्र मेवारी, इनके द्वारा जीता गया है प्ले। ठीक है, प्ले पे इनको अवार्ड मिला है, नाटक में विज्ञान। ठीक है, तो हिंदी राइटर हैं ये देवेंद्र मेवारी। ओके, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, विनर लिस्ट आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग मिलेंगे, यानी कि कल। तो कल आपका लेक्चर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।